नमस्कार, दिनार टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक तरफ ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बेड्स की संख्या में कमी है या दवाइयों की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी हैं और उनके साथ और भी जो 7 विधायक हैं, वो सभी मिलकर एक हॉस्पिटल के निर्माण की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीटी चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लगातार आप उठाने का काम करती हैं। जिस प्रकार से मुद्दे की बात आप सब लोगों ने इस विषय के अंतर्गत डीटी न्यूज चैनल ने उठाया है, इसके लिए मैं चैनल का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, आपकी तरफ से चूंकि संक्रमण काफी बढ़ रहा था और बेड की जो संख्या में कमी की बात आ रही थी, उसको देखते हुए लिखित आग्रह किया गया है 800 बेड के लिए। क्या पूरा है प्रोजेक्ट? देखिए, क्योंकि लगातार हम सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को, पेशेंट को एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ रही है। कोरोना का विभत्स स्वरूप मैंने स्वयं भी देखा है। जब पिछली बार मैं लोगों की सेवा करते करते और इससे ग्रसित हुआ, तो मैंने 3.5 महीना जिंदगी और मौत से जूझते हुए ईश्वर की कृपा से मुझे दूसरा जीवन मिला, इसलिए उसकी विविधता को मैं ठीक प्रकार से महसूस कर सकता हूँ। और जिस प्रकार से लोगों को लगातार हम सब लोग एडमिट करा रहे हैं, शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसमें पर्याप्त एडमिशन भी करा ले रहे हैं, इलाज भी हो रहा है। लेकिन कहीं अचानक ऐसा ना हो कि और अधिक कोई स्थिति लोगों की बिगड़े और लोग और अधिक संख्या में आएँ। तो मुझे लगता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है लोगों की जानों को बचाना। और अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए हम सब लोग पहले से तैयार रहें। इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उस निर्देश का कि अपनी अपनी विधानसभाओं में हम सब लोगों ने लोगों की सेवा करनी है और पूरा एक एक जनता का ध्यान रखना है, उनके कड़े निर्देश का पालन हमारा प्रेरणा बना। और इसलिए हम सब लोगों ने, हम सारे विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और दोनों एमएलसी गणों ने आपस में बातचीत करके एक आम सहमति बनी। हम सब लोगों में सबकी सहमति बनी कि हम सब लोग अपनी अपनी निधि से 1-1 करोड़ रुपए देंगे। और उससे आधार पर जैसे DRDO एक DRDA बनाता है एक अस्पताल कि आकस्मिक जल्दी वो अस्पताल का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार अगर एक बन जाएगा तो अगर भविष्य में स्थितियां कुछ ऐसी भयावह होती हैं जो नियंत्रण के बाहर हो, तो ऐसे में उसका उपयोग हो सकेगा। इस एडवांस कार्रवाई के नाते से हम सब लोगों ने यहाँ बैठ तय किया और सबकी एक राय थी, तो उस आधार पर 9 करोड़ रुपए हम सब लोगों ने अपनी सहमति दी है और शासन को बताया है। शासन से जो भी निर्देश आएगा हम सब उसका पालन करेंगे। हालांकि हम आज की तिथि में ठीक प्रकार से अभी एडमिशन भी हो रहे हैं और प्रशासन ने अभी जैसे 16 अस्पतालों को टेक ओवर किया है, इससे बेडों की संख्या पर्याप्त कानपुर में हो गई है, इलाज भी उनका चल रहा है। कहीं पर अगर ऑक्सीजन की कमी की शिकायत आ रही है तो अविलंब उसको भी हम सब लोग जब कह रहे हैं तो वो भी दूर हो रहा है। लेकिन फिर भी एहतियात के नाते हम सब लोगों के दिमाग में ये बात आई, जिसके आधार पर हम सब लोगों ने एक पत्र लिख करके हमने और सबकी सहमति का एक पत्र बना करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शासन को प्रेषित किया है। जी, तो ये जो 800 बेड का अस्पताल होगा, क्या क्या सुविधाएं होगी? कोविड-19 चूंकि उसी के ही मरीज काफी बढ़ रहे हैं, तो कितना बेहतर होगा? हाँ देखिए, वो चूंकि केवल कोविड वालों के लिए है कि वो हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा, अभी वहाँ पे स्वीकृति नहीं है, क्योंकि इस स्वीकृति में इसलिए भी हो सकता है कि विलम्ब हो रहा हो, क्योंकि कल ही भेजा है अभी हमने, और विलम्ब भी अभी नहीं कह सकते। और कानपुर में अभी जो अस्पताल और अधिक टेक ओवर कर लिए गए हैं, तो इससे बेडों की संख्या और पर्याप्त हो गई है। लेकिन फिर भी शासन जो निर्णय लेगा, जो वहाँ के हमारे प्रमुख सचिव और सारे लोग निर्णय लेंगे, उस निर्णय के आधार पर ही आगे इस पर काम होगा। लेकिन जो हमारा उद्देश्य कि 800 ऐसे बेड कोविड के ही होने चाहिए, उसके लिए पूरा व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, और जो लोग कोरोना के ऐसे पेशेंट हैं उन्हीं के लिए केवल वो हॉस्पिटल होगा। ऐसा एक अलग से ऐसी व्यवस्था जिससे जो सामान्य जो मरीज हैं, कोई किडनी का है, लीवर का है, कैंसर का है, या कोई नॉर्मल मरीज है, कहीं कोई ऑपरेशन होता है, तो उनको भी समुचित इलाज मिलता रहे और कोविड के लोगों को भी मिलता रहे, यानी लोगों की जानें बचती रहें। इस दिशा में ये बढ़ाया हुआ कदम है। और हम सब लोग तो चूंकि कानपुरिये हैं, कानपुर में ही पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो हमारा पहला नैतिक कर्तव्य तब भी और बन जाता है जब लोगों ने हम सब लोगों को आशीर्वाद देकर के जनप्रतिनिधि बनाया है। तो हम मानते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं,
हम मानवता के आधार पर पूरे कानपुर महानगर के अंदर भी यदि कोई व्यक्ति इस कोरोना से जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही परिवार का कोई सदस्य चला जा रहा है, इसलिए हमें इस पर विशेष चिंता है। मैं तो आपको अगर बताऊं अपनी दिनचर्या, तो मैं पूरी पूरी रात 3-3 साढ़े 3-3 बजे रात तक परसों जगा और कल सवेरे 7 बजे से जुटा और रात तक बिना नहाए बिना उसके ही भोजन करता रहा और रात तक लोगों की सेवा, मोबाइल पे लगातार लोगों को एडमिट कराना, उनके इलाज को दिलवाना, प्रत्येक फ़ोन को रिसीव करना, प्रत्येक फ़ोन को रिस्पॉन्स देना और उनके लिए ज़िम्मेदारी पूर्वक उनके व्यवस्था करा के फिर उनको इन्फॉर्म करना, ये सारी ज़िम्मेदारी ठीक प्रकार से मैं निभाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और जिसमें मुझे सफलता भी प्रशासन के भी सहयोग दे रहे हैं, अधिकारी भी सहयोग दे रहे हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम भी सहयोग दे रही है और लोगों को एडमिट भी हो रहे हैं। कहीं-कहीं पर अपवाद हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा प्रश्न यहाँ पर भर्ती के लिए अभी नहीं हम लोगों के सामने आ रहा है। जो आ रहा है उसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि घंटा 2 घंटा डिले हो सकता है, 3 घंटा डिले हो सकता है, लेकिन तब तक भर्ती की पूरी व्यवस्था हो रही है। और इतना ही नहीं, मैंने चूँकि एक गाड़ी भी लोगों को दी थी अपनी विधानसभा में विधायक निधि से कानपुर के लिए, एक फ्री निःशुल्क संवाहन दिया था। अब हालात ये हुए हैं कि जब भी अधिकारियों ने बैठक करी, तो मेरी उस गाड़ी को एक्वायर की बात आई कि जो कोविड के पेशेंट हैं या अन्य भी पेशेंट हैं, जो जिनकी कहीं आकस्मिक डेथ हो जाए या कुछ हो, तो उसके लिए इसको आप इसको टेक ओवर किया जा रहा है। तो मैंने उसमें हामी भर दी। मैंने कहा देखिए, मानव की रक्षा के लिए ही, कानपुर की जनता की रक्षा के लिए ही ये गाड़ी मैंने दी है, तो इसलिए वो गाड़ी जनता को ही समर्पित है। आप उस गाड़ी का जिस दिशा में डीएम से महोदय से मैंने कहा, नगर आयुक्त महोदय से कहा कि जिस दिशा में आप उसका उपयोग, सदुपयोग कर सकें, उसका पूरा सदुपयोग करिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो जनता की सेवा के लिए ही मेरे मन भाव में था, तो मैंने उस गाड़ी को समर्पित किया है। जी जी, अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक है, खासकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं। और फिर ये जो खबरें सुनने को मिल जाती है, जैसे कि आपने कहा कि कुछ अपवाद हो सकते हैं कि बेड ना मिल रहा हो या फिर दवाइयाँ ना मिलने की शिकायत हो, लेकिन चूंकि अब जो एक लिखित आग्रह दिया है आपने, बेशक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम बात करें, चूंकि अभी तो स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि कल ही आपने भेजा है, अगर मिलती है तो कितने समय में बन जाएगा ये? ये डीआरडीए जिस प्रकार से लखनऊ में बना रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ भीतर बनाने की इनके अंदर क्षमता है। ये सब आर्टिफिशियल तुरंत बना देते हैं उस आधार पे। तो मुझे लगता है महीने भर में भी, महीने डेढ़ महीने में भी ये तैयार हो जाता है। तो आगे के लिए, चूंकि अभी तो पर्याप्त बेड, अब इन्होंने 16 अस्पताल जो लिए हैं, जो कमिश्नर महोदय ने, डॉक्टर राजशेखर जी ने पहल की, डीएम ने पहल की, सीएमओ और इन सब लोगों ने, हमारे कानपुर के अधिकारियों ने पहल की, बहुत अच्छी पहल करी और उन्होंने इन अस्पतालों को टेक ओवर किया। और इस अस्पतालों में भी पूरी तरह टेक ओवर नहीं किया, इसमें आधा पार्ट कुछ कोविड का किया और बाकी नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल पेशेंटों की भी जान को बचाना ये बड़ी चुनौती है। केवल कोरोना ही पेशेंट बचे और बाकी पेशेंट के लिए कठिनाई आए, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर ध्यान रखा है हमारे अधिकारियों ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारे शासन प्रशासन ने। तो मैं इसकी निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा कि चौतरफा ध्यान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भी रख रहे हैं, हम सब लोग भी रख रहे हैं और हमारा प्रशासन भी उसमें कंधे से कंधा मिला करके अग्रणी भूमिका निभाते हुए लोगों की जानों को बचाने की एडवांस वो सारी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके। इस दिशा में हम सब लोग भी बराबर लोगों के लिए सेवारत हैं। मैं तो, मेरे साथ अभी एक दुर्घटना भी परसों हो गई। मैं इंजेक्शन लगवाने उर्सला में गया था। एक मित्र, उन्होंने कहा कि अपने घर तक आप घर जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठ गए, 1 घंटे मेरी गाड़ी में बैठे रहे। मैं चूँकि पिछले समय में कोरोना से ग्रसित रहा और वो जब गाड़ी से उतरे हैं तो उनकी रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने खाँस रहे थे, छींक रहे थे और उन्होंने जब उनका, मैंने कहा टेस्ट कराओ, टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मैंने, बड़ा मुझे अफ़सोस है कि मैं उनके साथ बैठा, फिर डॉक्टर से मैंने राय ली, उन्होंने कहा 14 दिन का आप क्वारंटीन होइए। तो मैं अभी 14 दिन के लिए क्वारंटीन हूँ, लेकिन फ़ोन से बराबर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा एक भी मिनट मेरे ना खाने पे जा रहा है, ना सोने पे जा रहा है, ना मेरे नहाने पे, ना पूजा करने पे। किसी, मेरे लिए पूजा भी इस समय वही है कि मैं लोगों की जानों को बचा सकूँ, क्योंकि लोगों ने अगर मुझको ये शक्ति दी है, ये पावर दी है और ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मुझे लगता है कि मानव जाति का, इंसान का मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और सीमा पार जाकर मदद करनी चाहिए। जितनी हमारी शक्ति है, उतनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे हमको पुण्य का भी एक अंश प्राप्त होता है कि अगर हम किसी के काम आ सके, वैसे तो किसी की जान ईश्वर बचाता है, लेकिन अगर हम माध्यम बन सके तो मुझे लगता है ये बड़ा काम एक ईश्वरी होता है, जिसके पुण्य का अंश हमें भी प्राप्त होता है। जी
जी। आपने कहा कि सभी जो यहाँ के अधिकारी हैं कानपुर के 16 अस्पतालों को भी टेक ओवर किया है ताकि बेड्स की संख्या बढ़ाई जा सके और मरीजों को एडमिट किया जा सके। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लखनऊ के क्या हालात रहे वो तो सभी ने देखा, चूंकि लखनऊ बिल्कुल करीब में कानपुर के, और फिर अब ये भी कहा जा रहा है कि स्थितियां यहाँ भी उस तरह की हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? हाँ, देखिए मैंने वैसे ही पहले कहा आपको कि हमारी सरकार और जैसे सूबे के सूबेदार की मंशा होती है, उसके अनुसार उनके तंत्र के द्वारा काम किया जाता है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरी तरह अपील कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भी लोगों की खासी मदद कर रहे हैं और लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोग भी अभी भी पता नहीं क्यों किन कारणों से बाजारों में निकले तो कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कष्टदायक दृश्य जो देखने को मिल रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि लोग अपनी जान को बचाएं, मास्क और सरकार की सोशल डिस्टेंस वाली पॉलिसी को अख्तियार करें और सरकार की गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन करें। 2 गज की दूरी दूरी मास्क है जरूरी है, लगातार मोदी जी कह रहे हैं, लगातार योगी जी कह रहे हैं, लेकिन अब अवेयरनेस की बारी हमारी है कि हम कितना अवेयरनेस होते हैं, हम कितना जागरूक होते हैं और हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हमारी जान की रक्षा के लिए ही लगातार सरकार काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम सब लोग अपनी जान को रिस्क में डाल के काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हुए और हम सब लोगों को भी कड़े निर्देश जारी कर रहे हैं कि लोगों की सेवा में आपको तत्पर रहना है, यानी लोगों की जानों पर कहीं रिस्क ना आए। मुझे याद आ रहा है कल शाम का केवल 1 घंटे का कार्यकाल ऐसा था, 5 बजे से 6 बजे के बीच में, जिसमें 2 पेशेंटों को मैं भर्ती नहीं करा पाया। बेड एकदम ओवरफुल हो गए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत जब मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई और 2 घंटे बाद जैसा उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, उसमें उन्होंने एडमिट कराना शुरू किया और लोगों को तुरंत फिर 2 घंटे के गैप के बाद फिर मैं उन दोनों पेशेंटों को एडमिट कराने में सफलता प्राप्त की। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में, आने वाले समय में क्या कठिनाई आ सकती है, इस पर अगर कोई विचार करता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता और हम सब लोग जनप्रतिनिधि और हमारा प्रशासनिक तंत्र करता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश पर निगाह रखे हुए हैं, कानपुर पर भी निगाह रखे हुए हैं और कानपुर में भी चूंकि संक्रमण ज्यादा ना फैले, लोगों में एहतियात रहे, इसके लिए भी वो पुलिस प्रशासन भी देखिए अपनी जान पर खेल करके ये लोग भी मदद कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस के अधिकारी भी संक्रमित हैं, आज सारे समाचार पत्रों में भी आया है। तो अपनी जान पर खेल करके भी अगर प्रदेश सरकार की तंत्र काम कर रहा है, तो उन तंत्र के प्रति भी हमारा कहीं न कहीं उनके निर्देशों का पालन हमको करना चाहिए। ऐसी अवेयरनेस हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जान की रक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमें भी कम से कम उनके उन नियमों का पालन करना चाहिए और कल मैं बधाई दूँगा कानपुर की जनता को कि जिस प्रकार से उन्होंने कर्फ्यू का यहाँ पर पालन किया है, मुझे लग रहा है कि खासी अवेयरनेस जनता में आ गई है और जनता ये समझने लगी है कि हमें अपने को उससे बचाना है, क्योंकि जब हम अपने को स्वयं को बचाएंगे तब तो हम अपने परिवार को बचा पाएंगे, तब तो हम अपने गली मोहल्ले और क्षेत्र और कानपुर को बचा पाएंगे। इसलिए बड़ी भूमिका हमारी अपने को बचाने में है और इसी के लिए पूरा तंत्र लगा है, इसी के लिए सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कहीं किसी अधिकारी के द्वारा या विभाग के द्वारा अगर कोई अपील होती है तो हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए और जैसा ले रहे हैं कल मैं पुनः धन्यवाद दूंगा, तो पुनः बधाई दूंगा कि कल के कर्फ्यू में जिस प्रकार लोगों ने अपना समर्पण और सुरक्षित रहने का एक संदेश पूरे कर्फ्यू को अपने आप सफल बना के दिया। कहीं पर ये शिकायतें हम लोगों के पास नहीं आई। पिछली बार शिकायतें आती थी कि पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने ये कर दिया, यहाँ रोक लिया, वहाँ डंडा मार दिया और कल एक भी टेलीफोन सवेरे से शाम तक, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, पूरी विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी टेलीफोन हमारे किसी कार्यकर्ता का, जनता का नहीं आया कि पुलिस ने ये अत्याचार कर दिया या फलाने ऐसा। यानी लोगों ने स्वयं इस कर्फ्यू को सफल बना, लोग खूब अवेयरनेस हो गए, जागरूकता हो गए। अब ईश्वर भी हम सबके इस जागरूकता के आधार पर, ऊपर वाला भी हम सब लोगों की रक्षा करेगा, हमारी जनता की रक्षा करेगा और हम कानपुर भी इस कोरोना को जीतने में सफल हो जाएंगे, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरे कैबिनेट की टीम और हमारे सारे विधायकगण, कानपुर के सारे विधायकगण और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए और काम कर रहे हैं। इसका एक प्रमाण है, उदाहरण है
कल आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की एक प्रेस वार्ता चल रही थी, केजरीवाल जी की प्रेस वार्ता चल रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया कि हमको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। यानी मोदी जी की पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी वो किसी पे विभेद नहीं करते, किसी के साथ भेदभावपूर्ण रणनीति न वो अपनाते हैं, ना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनाते हैं। सबके लिए समभाव से सबकी सेवा और अपनी सरकार सबको समर्पित करते हुए लगातार इस कठिन परिस्थितियों में भी हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आप सब लोगों को, हम सब लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं, जनता को बचाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके अपने जनप्रतिनिधियों को भी, यानी मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उनका कड़ा निर्देश लोगों की सेवा के लिए, हम सब लोगों के लिए है, हम उससे प्रेरणा लेते हैं। और वही प्रेरणा का ये प्रताप है, वही प्रेरणा का ये फल है कि हम सब लोगों के दिमाग में आया कि हम सब लोग कानपुर को आगामी स्थिति कहीं ना खराब हो, उसको लेकर के 1-1 करोड़ रुपए दें, और 9 करोड़ हम लोगों ने आपस में ये कलेक्ट किया अपनी निधि के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि आगामी समय में यहाँ पर एक अस्पताल कोविड के लिए बने, जिससे कोविड के लोगों की भी रक्षा हो, उससे भी लोगों की जानें बचें, और साथ ही साथ जो अन्य बीमारियों में, सामान्य बीमारियों से लोग हैं, उनको भी कोई कठिनाई ना हो। दोनों तरफ ये ध्यान रखते हुए लगातार हम सब लोग अधिकारियों के भी संपर्क में हैं, हम सब लोग अपने शासन के भी संपर्क में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संपर्क में हैं। जी। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सभी विधायक जो मिलकर हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो क्या जितना आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है वो सफिशिएंट होगा, या फिर उसमें और शासन की तरफ से आपको मदद चाहिए नहीं, होगी? शासन की तरफ से भी उसमें आवश्यकता है, क्योंकि 9 करोड़ हम लोग बनाएंगे, जैसे लखनऊ में बन रहा है, अनुमानित 25 करोड़ के आसपास उसका बजट होगा। तो ऐसे में 9 करोड़ तो हम लोग, और बाकी हमारे शासन से हमने प्रमुख सचिव जी को पत्र दिया है, प्रमुख सचिव जी से अपेक्षा करी है कि शेष धनराशि वो यहाँ पर मुक्त करके और इसको बनाएं। जैसा उनका निर्देश आएगा, हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन करेंगे। फिलहाल तो जो कानपुर के कमिश्नर महोदय ने और डीएम ने और सीएमओ ने जो यहाँ पर व्यवस्था करी है, वो व्यवस्था बड़ी आज राहत भरी है, क्योंकि सवेरे से मैं जितने टेलीफोन कर रहा हूँ, फटाफट वो लोगों को अस्पताल आवंटन हो रहे हैं। और चूंकि संख्या काफ़ी बेडों की बढ़ गई है इन अस्पतालों को टेक ओवर करने में, तो लोगों को आसानी से भर्ती किया जा रहा है। अब ये संक्रमण भी एक अजीब प्रकार का संक्रमण देख रहे हैं। पिछली बार जैसे मैं 3.5 महीना अस्पताल में छटपटाता रहा, 2 महीना मेरी आवाज़ चली गई थी, सेवा करते करते ही ये ऐसा मैं संक्रमित हो गया था। और जिससे संक्रमित हुए उसका भी दोष नहीं, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि वो बेचारा संक्रमित है। और ऐसे में संक्रमित हुआ, 2 महीने मेरी आवाज़ चली गई, पूरे पेट से लेके आँख तक छाले हो गए थे, खून टपकता था यहाँ से, और यहाँ हमारे टॉवल बंधा रहता था। 5 अस्पतालों को मैंने लगातार बदला है, और बदल करके फिर 2 महीने के बाद मेरी आवाज़ आई। तब तक मैं व्हाट्सएप से ही लोगों की मदद करता रहता था, क्योंकि आवाज़ थी नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा कानपुर के कमिश्नर महोदय को कि उसी समय लगातार मैं व्हाट्सएप से उनको कहता था, और उन्होंने सनेश्वर मंदिर की एक 28 करोड़ रुपए की सड़क मेरे अस्पताल में भर्ती रहते हुए दे दी। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी का कि मेरे अस्पताल में रहते हुए उन्होंने गोविंद नगर का एक पुल, जो आपने देखा होगा दादा नगर वाला पुल है, उसके समानांतर एक पुल अस्पताल में, व्हाट्सएप से मैंने जो उनसे आग्रह करता रहा, पेन से कागज से लिखता रहा और उनको व्हाट्सएप करता रहा, उस पर उन्होंने कार्रवाई करके उस पुल को उत्तर प्रदेश सरकार की संतुति दी। और मैं एक धन्यवाद अवश्य माननीय पीयूष गोयल जी को देना चाहूंगा कि जिन्होंने अस्पताल में रहते ही मेरे आग्रह को स्वीकार करके और रेलवे के द्वारा भी इस बजट में अपनी संतुति देने का काम किया है। बजट अवमुक्त होगा और दादा नगर का वो पुल भी बनेगा। और 28 करोड़ रुपए से आवास विकास की सड़क, 3 किलोमीटर की सड़क डॉक्टर राजशेखर जी ने लगातार नगर निगम और आवास विकास को बैठाल करके, कोऑर्डिनेट करके, और तत्कालीन प्रमुख सचिव को भी मैंने व्हाट्सएप से ही, दीपक कुमार जी थे, उनको मैंने व्हाट्सएप से ही भेज करके ये सब काम किया। यानी हमारी सरकार और उनके अधिकारियों की आप मंशा पर ध्यान दें अगर, तो वो चौतरफा, एक तरफ अगर कोविड से वो लोगों को बचाने के लिए कार्यरत है, तो दूसरी तरफ वो विकास को लेकर, लोगों के रोजगार को लेकर उद्योग कानपुर में चलता रहे, इसको भी लेकर के प्रयासरत है। जिस प्रकार से कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी इस कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी लोग अपनी नौकरियों पर, अपनी फैक्ट्रियों पर जा रहे हैं, उनको फैक्ट्रियों पर जाने दिया जाए इस कालखंड में भी, और उनका केवल पास देख लिया जाए, या इमरजेंसी सेवाएं जहां पर हैं
उनको देख लिया जाए। कर्फ्यू में तो सबने कर्फ्यू का पालन किया, वो तो एक दिन की बात थी, लेकिन बराबर लगातार भी, जैसे रात में अभी कर्फ्यू है, तो रात में भी अगर कोई अपनी फैक्ट्री से आ रहा है, कोई हमारा मजदूर भाई आ रहा है, कहीं गरीब बस्ती के लोग आ रहे हैं, तो उनको भी न रोका जाए। पुलिस की अभी एक भी ऐसी शिकायत हम जनप्रतिनिधियों के पास नहीं आ रही है, इसलिए मैं पुलिस कमिश्नर का भी धन्यवाद दूंगा, कानपुर की पुलिसिया प्रणाली का भी धन्यवाद दूंगा। अपवाद नहीं हो सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपवाद की मैं बात नहीं करता कि एक आध उदाहरण अगर दिए जाएं तो मैं उससे इनकार नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा परिवार पुलिस का भी है, हमारा राजनीतिक दलों का भी है, जनता का भी है, तो उसमें कहीं अपवाद हो सकता है। लेकिन सामान्य अगर 90% 95% व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है तो माना जाता है कि ये व्यवस्था ठीक चल रही है, और शेष जो बची व्यवस्था है उस पर हमें नियंत्रण करना है। उसी आधार पर लगातार उद्योग रात में भी चल रहे हैं और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो, इस दिशा में भी चिन्हित किया जा रहा है, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी पुनः ये बधाई जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी अब इस पर भी शुरू कर दिया है कि लोगों को राशन भी मिले, उसकी भी व्यवस्था हो रही है, और रोजगार में भी किसी को कठिनाई ना आए उसकी भी व्यवस्था हो रही है। यानी अगर एक तरफ वो इसको कंट्रोल करने का, कोरोना को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, तो राशन के खादान को पुनः एक बार खोल करके लोगों को राहत देने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुझको पिछली बार मालूम है, ध्यान है कि किस प्रकार से राशन के खजाने को खोला गया। मैंने हजारों राशन कार्ड लोगों के बनवाए, अपवाद हो सकता है कोई, लेकिन हजारों राशन कार्ड बनवाए, और जिसमें कोई कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आप आवेदन करिए राशन कार्ड बन गया। बाद में कोरोना पीरियड के खत्म होने के बाद, जब नवंबर छठ मैया के पूजन तक ये समाप्त हुआ, तो उसके बाद लोगों को फिर राशन कार्ड की वो स्क्रीनिंग हुई, ये विषय अलग है। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ पर जो आवश्यकता है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी लगातार पूर्ण कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपनी छठ मैया का, जिनके आशीर्वाद से, क्योंकि छठ मैया का पूजन भी मैं अस्पताल में रहते ही, मैंने तत्कालीन कानपुर के डीएम और एडीएम, वो थे हमारे तिवारी जी, ब्रह्मदेव जी, और एडीएम श्रीवास्तव जी थे, लगातार उनको मैंने वहीं से व्हाट्सअप करके, और हमारे छठ पूजन की आयोजन समितियों को भी उनके पास भेज करके उनकी मीटिंग तय कराई, और छठ पूजन की भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उसके पूजन को भी संपन्न कराया। और मुझे खुशी है कि छठ मैया के आशीर्वाद से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छठ मैया का पूजन मेरी विधानसभा में होता है, ये मेरा सौभाग्य है। तो छठ मैया के आशीर्वाद से उस पूजन में एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं निकला कि जिस पर हम लोगों को लगता कि छठ मैया के पूजन को करा करके कहीं ना कहीं हमने कुछ त्रुटि कर दी। लेकिन छठ मैया के आशीर्वाद से वो पूजन भी संपन्न हुआ, सारे लोग भी स्वस्थ रहे, और आगे भी छठ मैया की कृपा से, छठ मैया की कृपा से, हम सब पर आशीर्वाद से ये भी कोरोना का कालखंड बीत जाएगा, और हम कानपुर वासी इस बुरे समय को भी बिता करके इस कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जी। आपने कहा कि अभी जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगातार लोगों ने अच्छे से पालन किया, देखा भी गया, सड़कों पर सन्नाटा ही रहा, लोगों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगने की आवश्यकता है? हाँ, देखिए अभी संक्रमण जो फैल रहा है, इस पर कल का ये तो कर्फ्यू सफल हुआ है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों के कारण से ही, जनता के कारण से ही कर्फ्यू सफल हुआ है। और अब जैसा संक्रमण आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, और संक्रमित तो निकल ही रहे हैं, नियंत्रित हो रहे हैं। अगर आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि भविष्य की कल्पना तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो उसको नियंत्रित करने में हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है, हमारा स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्षम है, और हम सब लोग अपना पूरा पूरा समय, पूरा पूरा परिश्रम दे करके लोगों की जानों को बचाने में सफल होंगे। जी। अभी तक ये काफी हो रहा था कि ऑक्सीजन की कमी शहर में हो रही है, ऑक्सीजन की कमी शहर में हो रही है। क्या आपको लगता है, क्या कहना है इस पर आपका? हाँ, देखिए अलग अलग परिस्थितियों में जैसे पेशेंट बढ़े, ऑक्सीजन की कमी, उस पर भी कंट्रोल हो गया। सरकार का भी आदेश आ गया कि ऑक्सीजन अब उद्योगों को नहीं जाएगी और पहले पेशेंट को जाएगा। तो परिस्थितिवश निर्णय लेना और उसका क्रियान्वयन कराना, यही एक सूबे के सूबेदार का नैतिक कर्तव्य है। और उनके तंत्र, जो उनका पूरा प्रशासनिक तंत्र है, उनका भी अपने मुखिया के मंशा के अनुरूप काम करने की ये एक शैली है, जिसके आधार पर ऑक्सीजन की कमी की सूचना आई, वो कंट्रोल हो गई। पहले वो इंजेक्शन जो लगने वाले इंजेक्शन थे, उनकी कंप्लेंट आई, तो उस पर भी नियंत्रण हो गया। इतना ही नहीं, इंजेक्शन को ब्लैक करने वालों का गैंग भी
कानपुर की पुलिस ने पकड़ा। इसके लिए कानपुर की पुलिस का भी अभिनंदन इसलिए होना चाहिए कि ये जान बचाने वाला इंजेक्शन है, और इंजेक्शन के इस ग्रुप के द्वारा पकड़ा जाना, पता नहीं वो कितने जाली इंजेक्शन दे देता, पता नहीं कितने ऐसे इंजेक्शन दे देता कि लोगों को लगने के बाद उनकी जानें चली जाती। लोग तो जिसकी जान जा रही होती है, उसको अगर ऊपर लिखा हुआ रैपर उस इंजेक्शन का मिलता है तो वो तो पहले लगवा लेगा। बाद में पता चलेगा कि जिसने स्मगलिंग कर रहा था उसने ये गलत दे दिया, आपको डुप्लीकेट इंजेक्शन दे दिया, जिसके आधार पर कितनी जानें चली जाती। तो कानपुर की पुलिस ने, रवीना त्यागी जी एसीपी हैं, इन्होंने जो पूरा गैंग पकड़ा, इसके लिए कानपुर की पुलिस और असीम अरुण जी का भी अभिनंदन होना चाहिए। क्योंकि लोगों की जान को बचाने में कोई भी व्यक्ति अगर वो भूमिका अदा करता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, और चाहे किसी विभाग का कर्मचारी हो, उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए कि उसने लोगों की जानों को बचाने के लिए कदम बढ़ाया। हमको केवल हमेशा किसी की बुराई को ही नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना कि कोई ये नेता ही बुरा है या ये जनता का ये व्यक्ति बुरा है। उसके अच्छे काम भी हैं, उनके अच्छे कामों को हम देखें। अच्छे कामों को यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के परिणाम आएंगे कि ऐसे इंजेक्शनों की खेप को पकड़ना, उन पर रासुका तामील कराना, और आगे कोई इस प्रकार की हिम्मत ना जुटा सके, इस प्रकार का पुलिसिया संदेश देना, ये भी एक शुभ संकेत आने वाले समय में मरीजों के लिए है, जिनको इंजेक्शन भी मिल रहा है। जब भी सूचना इस प्रकार की आई कि इंजेक्शन की कमी, दवा की कमी, जैसी जैसी परिस्थितिवश सूचनाएं आ रही हैं, या जैसा जैसा प्रशासनिक तंत्र अपना अस्पतालों के माध्यम से जानकारी पा रहा है, उसका निराकरण कर रहा है। अभी पहले इंजेक्शन की किल्लत थी, वो तुरंत दूरी हुई। फिर वो कहीं आईसीयू बेड की देखिए किल्लत हुई, कहीं पर वेंटिलेटर की दिक्कत हुई, तो ये भी अस्पतालों को लेकर के दूर किया गया। फिर ऑक्सीजन की किल्लत की सूचना आई, वो भी उन्होंने उद्योगों को हटा करके और लोगों की जानों को बचाने के लिए ऑक्सीजन दिया, उस पर भी नियंत्रण हुआ। जहां जहां पर जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, उस प्रकार की परिस्थिति पर निर्णय लेना, यही योगी सरकार की विशेषता है। जी जी, एक चीज ये जानना चाहूंगी कि जो आपने आग्रह किया है 800 बेड के लिए, इसमें 7 विधायक आपके साथ शामिल हैं, कौन कौन हैं वो, और क्या आप और लोगों को भी चाहते हैं कि वो इसमें शामिल हो, ताकि आना बेहतर चाहिए, काम हो सके? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, किसी भी दूसरे दल ने इसमें पहल नहीं करी। मैं कोई राजनीतिक बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय लोगों की जान को बचाने का है। हमें स्वयं पहल करनी चाहिए, हमें स्वयं सोचना चाहिए, हमारा स्वयं का विजन होना चाहिए। हमें लोगों ने वोट दे करके विधायक बनाया है, अब हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी, ये लोग हमको थोड़ी बताएंगे। हमारी भी तो लोगों के प्रति कोई जवाबदेही होनी चाहिए, हमारी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। केवल हम वोट लेकर के और विधायक बन जाएं, केवल इतना ही हमारा काम है क्या? मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और ऐसा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं किया। मैं मानता हूं कि अगर लोगों ने मुझको ये आशीर्वाद दिया तो मेरा नैतिक कर्तव्य मैं लोगों के बारे में सोचूं। आवश्यक नहीं है कि लोग जब मुझको बताएं तभी मैं उनके बारे में कोई निर्णय लूं। मुझे स्वयं सोचना चाहिए, मुझे स्वयं लोगों की किस प्रकार से सेवा करनी है उसका एक खाका बनाना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने विधायकों को। आदरणीय सतीश महाना जी हैं, बड़ी अच्छी पहल करी, उन्होंने भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को। बड़ी अच्छी पहल हमारे अन्य विधायकों ने करी, जिसमें महेश त्रिवेदी जी हैं, भगवती सागर जी हैं, अभिजीत सांगा जी हैं, और जिसमें हमारे अरुण पाठक जी एमएलसी हैं, सलील बिश्नोई जी हैं। हम 7 विधायक हैं, और 7 विधायक के साथ 2 एमएलसी हैं, और इन सभी विधायकों ने और सभी हमारे दोनों एमएलसीओं ने, सभी लोगों ने ये अच्छी पहल करी है, और सबने एक मत से, मतलब एक सेकंड नहीं लगा, हम सब लोगों की बातचीत हुई, हम सब लोग टेलीफोन पर ही एक दूसरे के साथ वार्ता में जुड़े, और वार्ता में जुड़ने के बाद एक भी विधायक नहीं, चाहे उपेंद्र पासवान जी घाटमपुर से आप शुरू करिए और इधर आप बिठूर तक जाइए और शहरी क्षेत्र को लीजिए, तो हमारे सभी विधायकों ने, आप देखिए कि सतीश महाना जी, हमारे भगवती सागर जी, उपेंद्र पासवान जी, अभिजीत सांगा जी, महेश त्रिवेदी जी, मैं स्वयं, ये 7 विधायक हो गए। 2 एमएलसी सलील बिश्नोई जी, अरुण पाठक जी, 9 लोग हो गए। 9 में से एक ने भी, मेरे ख्याल से मीटिंग का अगर मैं आपको ब्यौरा बताऊं तो कुल मिला के 7, 8, 9 मिनट। भी शामिल है इसमें? हाँ, नीलिमा कटियार जी हो गई, 9 लोग हम लोग कुल हो गए, नीलिमा कटियार जी मिला के 9 हो गए। तो कुल मिला करके हम 7 विधायक, 2 एमएलसी, और टोटल मीटिंग जो हम लोगों की टेलीफोन पे चली है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की मीटिंग चली, और सारे ही विधायकों ने एक दूसरे को ये राय देते हुए, और सब ने इसमें हामी भरी। मुझे खुशी है कि हर विधायक के मुंह से निकला। मैं अगर उस मीटिंग का राज खोलना चाहूँ तो मैं आपको राज बताता हूं कि हर विधायक के मुंह से पहला शब्द निकला कि ये बहुत अच्छा पहल है और हम तैयार हैं। किसी को समझाना नहीं पड़ा, किसी को बताना नहीं पड़ा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड संस्कार है कि जिस संस्कार के आधार पर
1 मिनट नहीं लगा और हमारे कानपुर के सारे विधायक और सारे एमएलसीओं ने हामी भर दी और 20 से 25 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म भी हो गई। जी जी। एक अंतिम चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार कोविड का संक्रमण तो बढ़ ही रहा है लेकिन बार बार वही चीजें देख रहे हैं, तो क्या संदेश ऐसी स्थिति में आप देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, देखिए, मैं अगर लोगों की बात करूं तो मैं बार बार अपील करना चाहूंगा। हालांकि बहुत अवेयरनेस हो गई है, जनता बहुत इस समय सचेत है, मैं इसके लिए पुनः बधाई दूंगा, जनता सचेत है। लेकिन फिर भी हम अपने आसपास जरूर देखें, मित्र यारों को जरूर देखें, हम जहां पर खड़े हैं हम एक बार फिर से उस अभियान को ले लें जो हमने स्वच्छता का अभियान 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किया था, जब बेटी अपने पिता से कहती थी कि पिता गाड़ी में जा रहे हैं कि ये पॉलीथीन आप जमीन पे मत फेंकिए, आपने अगर पुड़िया खाई है तो मसाला आप उसकी पुड़िया जमीन पर मत फेंकिए। बेटी रोक देती थी गाड़ी कि पापा गाड़ी रोको, और पुड़िया बेटी उठाती थी, तब पापा शर्म के मारे दोबारा ये काम नहीं करते थे। उसी प्रकार अवेयरनेस लोगों के अगल बगल हमको करने की जरूरत है। हमें नहीं आवश्यकता कि हम पूरे शहर में अवेयरनेस करें, हमें केवल इतनी आवश्यकता जरूर है कि अगर हमारे अगल बगल, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारे 10 घर इधर 10 घर उधर, या हम कहीं बाजार जाते हैं या हम किसी के बीच में अगर खड़े हैं, तो हम अवश्य देख लें कि किसी को भी मास्क, बिना मास्क लगाए या मुंह पे कपड़ा लगाए हुए किसी कोई अगर है, तो हम उससे हाथ जोड़कर आग्रह कर लें कि भैया अपनी जान को बचा लो और इस कपड़े को मुंह पे अवश्य लगा लो, क्योंकि कोरोना ये वायरस केवल नाक और मुंह से ही संक्रमित होता है। और कुछ लोगों के, ये भी मैं देखता हूँ, जैसे कि लोग नाक के नीचे लगा लेते हैं, नाक के नीचे से, और मास्क लगाए रहते हैं, और कुछ लोग कान में बांध करके नीचे मास्क लटकाए रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, इससे उनकी रक्षा नहीं हो रही है। उनको भी अवेयरनेस करने की जरूरत। वो मास्क पालन कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ध्यान से उनके उतर जा रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी जो हम उसके आदी हों। हम सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि हम घर में पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें किसी को कहना नहीं होता है। ये अपने आप हम सवेरे उठे, निवृत्त हुए और नहाए धोए, स्नान किए और कपड़ा पहन के अपने काम पे निकले। ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार से, चूंकि मास्क लगानी हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही में रह जाता है, ध्यान से उतर जाता है। उनको लगता है कि कान पे हमारे, कान में मास्क लगा है, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, ये उनको लगता होगा। हेलो जी हेलो हाँ, उनको लगता होगा कि कान में हमारे मास्क लगा है और हम मास्क को लगाए हुए हैं। लेकिन इसलिए उनको विशेषकर अपने इस बात को ध्यान रखना है और अगल बगल वालों को भी ध्यान दिलाना है कि आप मास्क को देखिए आपके नाक के नीचे लगा है, प्लीज कृपया इसको नाक के ऊपर चढ़ा लें, या कान के दोनों कानों से लगा है, इस ठोड़ी के नीचे लगा है, कृपया इसको नाक के ऊपर चढ़ा लें। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसको अभियान लेकर के अगर चलेंगे तो विश्वास मानिए, अगर हमने किसी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी कर दिया या उसको ध्यान दिला दिया कि भाई आपका मास्क नाक के नीचे है, तो आप मान लीजिए कि आपने एक पुण्य का काम कर लिया, आपने उसकी जान को बचाने का काम किया। जो वो कर तो रहा था, अवेयरनेस था, जागरूक था, मान रहा था, सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहा था, लेकिन अनजाने में, धोखे में वो मांस उसके नाक से सरक गया और नाक के नीचे आ गया और कोरोना को संक्रमित होने के लिए एक अवसर मिल गया। तो हमें उस चेन को अगर तोड़ना है, कोरोना की चेन को तोड़ना है, तो हमें सरकार की गाइडलाइन का अवश्य पालन करना पड़ेगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अपील कि हम सब लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की भी अपील कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर नियंत्रण पाने में सक्षम है, और जिला प्रशासन भी हमारा कानपुर का और पुलिस प्रशासन भी पूरी तन्मयता के साथ लोगों की जानों को बचाने के लिए आगे आया हुआ है। अपनी जान को भी रिस्क में डाल करके हमारे सफाई कर्मी जो सफाई कर रहे हैं, और अपनी जानों को रिस्क में डाल के हमारे मेडिकल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो अपनी जानों को रिस्क लेकर, डॉक्टर्स हमारे, ये सारे लोग अपनी जान को रिस्क में डाल करके और लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इनको नमस्ते करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और लोगों से एक अपील पुनः दोहराना चाहता हूं कि कृपया हम सब लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन स्वयं करें और अपने आसपास के लोगों को भी कराएं। मुझे लगता है लोगों की जानों को बचाने में हमारी एक भूमिका ये भी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद भी करते हैं कि जो आपका आग्रह है 800 बेड का, जल्द से जल्द उसको स्वीकृति मिले ताकि इस महामारी से
कुछ हद तक काबू पाया जा सके। मैं हमारे आज धन्यवाद के दूंगा लाइव सेशन में मैं धन्यवाद दूंगा डीटी नाउ को कि आप मुद्दे की बात पर इतने गंभीर विषय को आज आपने चैनल पे लिया है। और ये तो मेरा चैनल पे पहला इंटरव्यू है कि जो इस विषय पर पूरा 100% इसी विषय पर आधारित है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके इस माध्यम से लोगों में अवेयरनेस होगी और ये चैनल दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, क्योंकि आपकी निगाह लोगों की जानों को बचाने के लिए आगे आई और आपने उसको निगाह लगा करके इस प्रकार के विषय को जनता के समझ, जनता की सेवा के लिए रखा। मैं आपको भी और आपके चैनल को सैल्यूट करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत ये है जेबीपी ग्रुप। आप देख रहे हैं डीटी। हम देते हैं सच का साथ, सिर्फ सच।